હવે આ જે વિષયની જે પૂર્વ ભૂમિકા છે તમને કહું, અરાઉન્ડ ઇન ધ મંથ ઓફ એપ્રિલ પુનાથી એક કોલ આવ્યો કે આ સબ્જેક્ટ માટે બોલવાનું છે, અને આ સબ્જેક્ટ કોઈ જગ્યાએ છે નહીં, એક ઓડ સબ્જેક્ટ હતો, એક કોન્ફરન્સમાં બોલવાનો હતો. અને કોન્ફરન્સમાં એવું છે કે જનરલી આપણે 15 થી 20 મિનિટનો ટાઈમ આપે, એ લોકો વધારે ટાઈમ ન આપે, કારણ કે આખી શેડ્યુલ હોય એ લોકોનો. એટલે જે મેં તૈયારી કરી હતી એ તૈયારી પૂરેપૂરી અહીંયા રજૂ કરીશ, કારણ કે આપની સંસ્થા છે, બરાબર? नो प्रॉब्लम. तो कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से जो एक मैंने अपने स्टडी की ये सब्जेक्ट के बारे में, वो पूरा स्टडी यहाँ मैं रखने वाला हूँ, बराबर? क्योंकि ये अपनी संस्था और वहाँ यहाँ मैं पूरी तरह से जो बताना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली से पूर्व जन्म की कुंडली का क्या कनेक्शन कैसे देख सकते हैं, बराबर? तो उसके बारे में जो एक अपना अनुभव है, जो भी एक सोच है, जो भी विचार है, वो यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ. उसमें जो भी लिमिटेशंस है वो मेरी ओर से हो सकती है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं और आप उसका खुद अनुभव कर सकते हैं, बराबर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं तो पास्ट बर्थ में बिलीव करते हैं, बराबर है? क्योंकि हमारा जो बर्थ हुआ है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं अपना पास्ट बर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है, बराबर है? और कुंडली के अंदर जब हम कुंडली समझते हैं उसमें ये स्थान सबको मालूम है, संचित कर्म. मालूम है सबको संचित कर्म कौन सा स्थान है? अब मुझे बताइए संचित कर्म कौन सा स्थान है? नहीं, एज स्क्रीन ऊपर आम था. ये डायग्राम सबको मालूम है, ओके? तो ये जो हाउस है 12th हाउस, वो संचित कर्म का हाउस है. 12th हाउस अपना संचित कर्म है कि ये जन्म से पहले जो भी अपना कर्म हो गए वो सब कर्म का स्टोर डिपार्टमेंट कहाँ है? 12th हाउस में है. ये जो हाउस है 5th हाउस, वो अपना पूर्व पुण्य का स्थान है कि ड्यूरिंग ये बर्थ के अंदर हम किस तरह से लाइफ की पैटर्न बना पाएंगे, कुछ क्या करेंगे, कंडीशन आ सकती है. और जो नया कर्म करने वाले ये 10th हाउस है, आगामी कर्म. क्लियर? तो पर्टिकुलरली 12th, 5th एंड 10th संचित कर्म है, पूर्व पुण्य का स्थान. जो ज्योतिष के विद्यार्थी उनको मालूम है पूर्व पुण्य का स्थान होता है 5वां स्थान. और 10th हाउस है हम जो भी ये बर्थ में कर्म कर रहे हैं, बराबर? उसमें से कुछ कर्म का रिजल्ट ये टाइम में मिल जाता है, कुछ कर्म का फल बाद में मिलता है. जैसे हम सर्विस करते हैं, बराबर है? तो सर्विस में हमको एक सैलरी मिलती है और पीएफ कभी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है. पेंशन कभी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है. इसी तरह का कुछ कर्म का रिजल्ट यही टाइम प्रेजेंट मिल जाता है, बाद में स्टोर होते जाते हैं, संचित कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर? तो ये अपनी लाइफ की एक पैटर्न रहती है. ठीक है. दूसरी बात क्या आती है कि 1st to 8th हाउस, यहाँ से ये एक लाइफ की पैटर्न रहती है कि आदमी का बर्थ होता है जिसे हम लग्न के थ्रू जान सकते हैं, एसेंडेंट के थ्रू. और 8th हाउस उसकी फिजिकल डेथ हो जाती है, तो उसकी फिजिकल डेथ हो जाती है. बाद में ये जो 4 स्थान बचते हैं, बराबर? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, वही 4 स्थान.
तो हम लोग का जनरली संसारी लोग में क्या होता है जो कि हम लोग ये लाइफ में जीते हैं, 1 to 8 में जीते हैं, और जो हाई स्पिरिचुअल लेवल में रहते हैं उसकी लाइफ पैटर्न क्या रहती है, हमारा डेथ की जो सिचुएशन रहती है यहाँ से यहाँ के यहाँ ख़त्म हो जाती है, उन लोग की सिचुएशन यहाँ से आके यहाँ हो जाती है, रिवर्स कंडीशन में जाती है, उनकी एक पैटर्न रहती है बराबर। तो वही वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो पैटर्न में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कंडीशन जहाँ आती है। तो ये एक बात क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, अपने शास्त्र में बोला गया है कि 8 हाउस जब भी आदमी की डेथ होती है तो वो टाइम की जो पोजीशन रहती है, 8 हाउस की जो पोजीशन रहती है, वो आदमी जब भी डेथ हो जाता है तो वो टाइम की जो पोजीशन रहती है वो अगले जन्म के साथ, उसके लग्न के साथ कनेक्टेड कहीं ना कहीं आता है। ये अपने शास्त्र में बोला गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं मोड ऑफ डेथ। क्या व्यक्ति की डेथ नेचुरल है, अननेचुरल है, बाद में बहुत सारे उसमें फैक्टर्स है बराबर। तो ये फैक्टर्स नेक्स्ट बर्थ में रिफ्लेक्ट होता है। देखिए अपने पास कोई प्रूफ नहीं रहता है कि हमको नेक्स्ट बर्थ में सिचुएशन क्या रहेगी, क्या कंडीशंस है, या ये कुंडली से हमें मालूम रहता है कि लास्ट बर्थ की सिचुएशन क्या थी। लेकिन ये अपने शास्त्र में ये कंडीशन मिलती है, संचित कर्म, पूर्व पुण्य, आगामी कर्म, कर्मस्थान, फिजिकल डेथ, 8 हाउस मोड ऑफ डेथ, और उसकी वजह से नेक्स्ट बर्थ की सिचुएशन क्या रहेगी अपने को मालूम होता है बराबर। तो ये कंडीशन यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। अभी कोई जब भी ये लग्न हम कोई व्यक्ति की हम देखते हैं, व्यक्ति का लग्न देखते हैं बराबर है, तो ये लग्न जैसे ये सिद्धांत है कि ये सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट बर्थ की सिचुएशन रिफ्लेक्ट हो सकती है कि उसका बर्थ कौन सी योनि में हो सकता है, किस तरह की प्लांट पोजीशन में हो सकता है, वो अपने शास्त्र में लिखा है बराबर। तो ये जब हमने ये व्यक्ति का कोई जन्म लिया बराबर, तो उसकी लास्ट डेथ की सिचुएशन कौन सा हाउस रहा होगा, कि कौन से कर्म बाकी रह गए कि जो ये जन्म में लेने का आ गए बराबर है। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अपना जो भी एक कैलकुलेशन फैक्टर्स था उसमें एक जनरलाइज किया कि ये जैसे ये सिचुएशन अपने को नेक्स्ट बर्थ में रिफ्लेक्ट करती है, तो ये जो हाउस है 6th हाउस बराबर, वो अपना लास्ट बर्थ का डेथ हाउस है। ये इंडिकेशंस बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ जैसे हम बोलते हैं 6, 8, 12 स्थान नेगेटिव स्थान है। नेगेटिव स्थान क्यों है? क्योंकि उसकी वजह से हमें जन्म लेना पड़ा है। षड रिपु बोला जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया जो भी है वो कहाँ है? सब यहाँ। किसकी सेवा, चाकरी, पशुपालन जो भी है वो कहाँ है? 6th हाउस। तो ये जो 6th हाउस है वो अपना पिछला जन्म का डेथ हाउस की कंडीशन बता सकता है। अभी उसके लिए एक जनरली काल पुरुष की कंडीशन के हिसाब से अगर मैं 12 कुंडली बनाता हूँ, 12 डायग्राम बनाता हूँ,
ये जो लिखा हो तो मालूम हो गया आपको मैंने क्या लिखा है, बराबर है। 12 लग्न लिखा है और 6th हाउस में कौन सी साइन है वो लिखी है। क्लियर। अभी हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, बराबर है। ये सपोज नक्षत्र सबको मालूम है, कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र है कि लिखने की ज़रूर है, सबको मालूम है। ओके। अभी मेष राशि है, मेष राशि के अंदर मंगल राशिपति है, केतु शुक्र सूर्य, बराबर, क्या उसकी लॉर्डशिप है नक्षत्र की। और यहाँ कौन सी राशि है, कन्या, तो उसमें सूर्य का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, बराबर है। तो ये इसका संबंध है। उसी तरह वृषभ और शुक्र दोनों कनेक्टेड है। यहाँ बुध और मंगल का नक्षत्र है और यहाँ मंगल बुध कॉम्बिनेशन में है, बराबर है। यहाँ गुरु का नक्षत्र है या गुरु की राशि है। यहाँ सी लग्न है और यहाँ सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ कन्या मंगल का नक्षत्र और मंगल का भी नक्षत्र यहाँ भी है। यहाँ गुरु का नक्षत्र, गुरु की राशि, यहाँ मंगल खुद, यहाँ शुक्र का नक्षत्र, शुक्र की राशि, और यहाँ मंगल नक्षत्र, मंगल का भी नक्षत्र, यहाँ गुरु का नक्षत्र और गुरु का नक्षत्र इधर भी है, पूर्व भाद्रपद और ये पुनर्वसु, बराबर। अभी हम जो बोलते हैं 12th साइन और ये, उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, बराबर है। मीन राशि क्या बोली गई है, मोक्ष, मोक्ष का स्थान। तो जिसका मीन लग्न रहता है या मीन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बराबर है, तो कहीं ना कहीं उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि ये लाइफ में ऐसा कुछ कर्म करके जाए कि वो यहाँ से मोक्ष लेके सकते हैं। और सी राशि कौन सी राशि है, पूर्व पुण्य की स्थान। अगर पूर्व पुण्य बैलेंस नहीं है संचित कर्म से तो कोई रिश्ता नहीं है, वो निकल सकते हैं। इसलिए ये सब वर्कआउट करने के बाद सोचा कि ये जो 6th हाउस है वो अपना लास्ट टाइम का डेथ हाउस है और ये उसको रिफ्लेक्ट करता है अपने एसेंडेंट में, कि उसका संबंध कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट आता है। क्लियर। और कोई क्वेरी? ओके। तो ये फैक्टर्स यहाँ से कहीं ना कहीं फैक्टर्स क्लियर करता है। तो एक रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश होता है कि 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लास्ट डेथ, लास्ट बर्थ डेथ कंडीशन यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, बराबर। तो ये एक वन ऑफ द एरिया है। सेकंड थिंग, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट पर फैक्टर्स लाया कि हर एक की कुंडली में, हर एक फैमिली के अंदर एक फैमिली ट्री रहती है प्लैनेट की। अगर आप पूरी फैमिली जो भी है उसके अंदर आप वर्कआउट करेंगे, 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 12 मेंबर, जो भी मेंबर है, तो उसमें एक आपको कॉमन फैक्टर्स मिलेगा। उसे बोलते हैं फैमिली ट्री प्लैनेट कंडीशंस, बराबर। ये फैक्टर्स ऐसा है कि अगर आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया तो अगर आपको सन इन लॉ चॉइस करना है या डॉटर इन लॉ चॉइस करनी है तो वो अगर ट्री के अंदर वो प्लैनेट बैठता है तो आपको ईजी हो सकता है कि आप उसको सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो वो सिचुएशन बनती है 3 प्लैनेट से, तो पर्टिकुलरली मेन 3 कॉम्बिनेशन में रहते हैं, एक गुरु से, आइदर शनि से और राहु से। कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा 101%। देखिए वो फाइंड आउट करने का हर एक फैमिली का अलग कंडीशन हो सकती है, वन ऑफ द एरिया। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की कंडीशन बताई उसमें ये जो सिचुएशंस है, सॉरी ये मैं सिंबॉलिक लिखा, गुरु और शनि अपने लास्ट बर्थ के साथ कनेक्टेड है। वो अपने जो भी पिछले जन्म का जो कर्म लेके आए थे, जो भी चालू है धर्म अर्थ काम मोक्ष की,
वो सिचुएशन की पैटर्न चालू रहती है। तो अपना गुरु शनि का जो भी संबंध ये कुंडली के अंदर जो भी ग्रह के साथ रहता है, इट मीन्स समवे इट इज़ कनेक्टेड विद अवर लास्ट बर्थ के साथ उसका संबंध रहता है। तो जैसे एक एरिया ये बताया, दूसरा एरिया है कि गुरु शनि का संबंध, गुरु या शनि के साथ जो भी ग्रह का संबंध जन्म कुंडली के साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं वो एक रिफ्लेक्शन फैक्टर्स बताता है। तीसरी कंडीशन आती है चंद्र। चंद्र क्या है? मन, अपनी इच्छा है, डिज़ायर, बराबर है। तो अपनी जो भी डिज़ायर बाकी रह गई है पिछले कई जन्मों की, वो डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए हमने जन्म लिया है, बराबर है। तो चंद्र की जो कॉम्बिनेशंस है, हम जो दशा में पैदा हुए और जो दशा कंटिन्यूस है और जो दशा मरेंगे, उसके कंटिन्यूस फैक्टर्स आगे चलती जाती है। तो वो दशा फैक्टर्स भी हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि हम कौन सी कंडीशन में थे और कौन सी कंडीशन में से आए हुए हैं। तो थर्ड फैक्टर्स है ये, बराबर है। उसके बाद एक षोडशोपहर चक्र मालूम है सबको? षोडशोपहर चक्र मालूम है? अभी षोडशोपहर चक्र में क्या आता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन षोडशोपहर चक्र में मेन दो फैक्टर्स है, एक सूर्यास्त बिंदु, एक चंद्रास्त बिंदु, बराबर। सूर्यास्त बिंदु क्या होता है कि अपने पिछले जन्म का जो भी कंडीशंस है वो अपना सोल के साथ, आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता है, और वो नक्षत्र के साथ जब भी वो कंडीशन आती है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। चंद्रास्त बिंदु को हम लोग मॉडिफाई मीन्स कुछ रेमेडियल फैक्टर्स कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त बिंदु को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसके अंदर शास्त्र में दिए गए कि सूर्य से 5वां नक्षत्र विगुमुख है, 8वां नक्षत्र शूल है, सन्निपात है, केतु है, उल्का है, कंप है, व्रज है, निर्जात है, बराबर। ये जो सब कंडीशंस है सूर्यास्त बिंदु का, वो अपने चार्ट के साथ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भाव की इंटेंसिटी ये बर्थ के अंदर अपने को देखने को मिलती है। वो जो देखने को मिलती है वो दो फॉर्म में हो सकती है, आइदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म में। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जैसे कैरियर है, मैरिज है, हेल्थ है, एब्रॉड है, एजुकेशंस है, बराबर, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहती है, जो जातक खुद जानता है, दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है, लेकिन वो हाउस के साथ जब भी फैक्टर्स आता है तो वो सिचुएशन उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब एक फैक्टर्स वर्कआउट किया कि अगर मुझे ये कुंडली से पूरे जन्म की कुंडली में जाना है, कि उसका एक अंदाज़ लेना है कि क्या कंडीशन हो सकती थी, क्या कंडीशन है, बराबर है। तो ये एक थियरी डेवलप की कि ये थियरी से हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये थियरी के लिए कोई कुंडली चाहिए। कोई ऐसा कोई थियरी नहीं रहती कि मेरा पूरे जन्म की कुंडली ये है। अपने पास ये जन्म की कुंडली है, लेकिन पिछले जन्म की कोई कुंडली नहीं है। लेकिन दो कुंडली में जो अपने हिस्ट्री में है, आप सब जानते हैं, वो कुंडली को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर। अभी हमको मालूम है कि अपने जो 9 अवतार हुए, बराबर है, तो राम का अवतार, भगवान राम का अवतार और कृष्णा का अवतार। राम के बाद विष्णु अवतार, जो कृष्ण के अवतार थे। इसका मतलब राम के जो कुंडली थी और कृष्ण की उसके बाद की कुंडली, बराबर। तो कृष्ण की कुंडली और राम की कुंडली का अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जो यहाँ डिस्कस किए हैं, तो वो कुंडली को हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, बराबर। तो अभी वो कुंडली आपको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, बराबर।
ये जो कुंडली है भगवान कृष्ण की कुंडली है, बराबर है। और ये ऑथेंटिक डेटा बीवी रमन की जो 1000 नेट हॉरोस्कोप्स है, बराबर। बीवी रमन का नाम सुना है सबने, बराबर है। तो उनमें ये उसकी कुंडली दी है लॉर्ड कृष्णा की, बराबर है। और ये उसकी पोजीशंस है। दूसरी कुंडली यहाँ लिखता हूँ जो सब जगह अवेलेबल है, यही कुंडली। ये भगवान राम की कुंडली है। अपनी बात क्या है, ये कुंडली से पिछले जन्म का रिश्ते की बात है, बराबर। ये कंडीशन देख लीजिए। अभी देखिए जो कंडीशन यहाँ दिखती है, सबसे पहले ये कुंडली में मैं क्लियर कर दूँ कि राम भगवान की कुंडली में जो बोलते हैं कि 5 ग्रह उच के कभी नहीं हो सकते। उसके रीज़न ये है कि चैत्र सुद नोम राम भगवान का जन्म किया हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में, बराबर है। तो पुनर्वसु नक्षत्र 80 डिग्री से 93:20 तक रहता है, बराबर है। अगर चैत्र सुद नोम मीन्स एक तिथि का कितना डिग्री रहता है, 12 डिग्री। एक तिथि का कितना, 12 डिग्री। तो 9 करेगा तो मुझे कितना मिलता है, 108 डिग्री, बराबर है। तो मैक्सिमम ये पॉइंट से भी अगर 108 में बात करूँगा तो मुझे 345 अराउंड मिलेगा। तो अराउंड जाएगा मीन राशि में। सूर्योदय का कहाँ होता है, सूर्योदय का कहाँ होता है, मेष में। तो सूर्य मीन का मेष राशि में नहीं है राम भगवान की कुंडली में। उसका कौन सी पोजीशन है, शनि की, गुरु की, चंद्र स्वग्रही है, मंगल उचका है और शुक्र उचका है। 5 ग्रह उचका नहीं, 4 ग्रह ही हो सकता है टेक्निकली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चैत्र सुद नोम के हिसाब से, बराबर। एक बात ये पॉइंट क्लियर कर दो। अभी ये दोनों कुंडली का जो एक रिश्ता है वो आपको बता दूँ। राम भगवान की हिस्ट्री अपने को मालूम है और कृष्ण भगवान की भी हिस्ट्री सब मालूम है, बराबर। कि राम भगवान की सांसारिक लाइफ की क्या सिचुएशन थी, बराबर, उसको सब सिचुएशन मालूम है। अभी यहाँ देखिए कि यहाँ जो संचित कर्म का बात है, 12th हाउस, उसकी लॉर्डशिप कौन है, मंगल, बराबर है। मंगल का कंजंक्शन किसके साथ है, शुक्र और राहु। मंगल का कंजंक्शन किसके साथ है, शुक्र और राहु, बराबर। गुरु की दृष्टि 12th हाउस पे है। ओके, गुरु का संबंध युति किसके साथ है, सूर्य के साथ। गुरु सूर्य साथ में पड़े हैं, बराबर। और ये दोनों की एस्पेक्ट कौन कर रहा है, शनि का एस्पेक्ट गुरु सूर्य पे भी है और लग्न पे भी है और चंद्र पे भी है। शनि का एस्पेक्ट यहाँ है, बराबर। तो ये जो सिचुएशन है वो अपने बताता है कि ये मंगल शुक्र उनकी सांसारिक कंडीशंस, लव कुश के साथ धर्म की कंडीशन, और शनि उसका रिस्ट्रिक्शन जो भी ऑब्स्टेकल्स था वो सिचुएशन यहाँ पास्ट बर्थ की कंडीशन में ये जन्म में रिफ्लेक्ट हुआ है, बराबर। अभी ये जो 6th हाउस है, यहाँ 6ठे स्थान का स्वामी कौन है, शुक्र है, बराबर है। उसके पे साथ में मंगल का एस्पेक्ट भी, यहाँ से मंगल का भी एस्पेक्ट है, मंगल शुक्र साथ में भी राहु के साथ कनेक्टेड है, बराबर। ये सिचुएशन आती है और साथ में कार्मिक ग्रह राहु भी कनेक्टेड है, बराबर। अभी गुरु शनि का जो रोल बताया, बराबर। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है कि चंद्र किधर है, लग्न में है, उसके पे किसका एस्पेक्ट है,
शनि का एस्पेक्ट है, बराबर है। शनि गुरु पे भी एस्पेक्ट करता है, वो कंडीशंस में है। और चंद्र और शुक्र का परिवर्तन योग है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। तो पूरा डोमेस्टिक लाइफ उनकी जो पास्ट बर्थ की जो सिचुएशंस है उसके साथ ये ज़्यादा फोकस इस सिचुएशन में आके खड़ी रहती है। और जैसे बताया कि 6th हाउस इंडिकेट करता है लास्ट बर्थ की जो सिचुएशन, वो कंडीशन यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। अभी ये कंडीशंस है भगवान की राम की कुंडली में देखेंगे, बराबर। यहाँ गुरु और चंद्र का युति है, गुरु चंद्र की युति, बराबर है। दोनों है लग्न, ये लग्न के साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी ये लग्न के साथ कनेक्टेड है चंद्र, बराबर। सेकंड थिंग, यहाँ गुरु चंद्र इन ऐसे ना एस्पेक्टेड एस्पेक्ट किधर है, 5th हाउस, बराबर है, 7th हाउस और 9th हाउस। ये कॉम्बिनेशन में साथ में एस्पेक्ट किसको करता है, सूर्य और शुक्र को। गुरु का एस्पेक्ट किसके साथ है, गुरु और शुक्र को। और शनि का एस्पेक्ट किस पे है, किसके पे है, गुरु चंद्र, जो यहाँ कॉम्बिनेशन में जो राम भगवान की कुंडली में था वही कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, कृष्ण भगवान की कुंडली में, बराबर है। तो ये जो सिचुएशंस है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अभी कृष्ण भगवान की कुंडली में देखिए, गुरु का एस्पेक्ट 12th हाउस में है, 10th हाउस में है और 8th हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशंस उसके साथ है। और साथ में ये जो सिचुएशंस है कि मंगल शुक्र जो एसएनएन में एक्सचेंज विद द चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग जैसे बताया वो कंडीशन में जाता है। सेकंड की कंडीशन बता रहा हूँ कि जैसे हमने सर्वोदय चक्र की बात की, सर्वोदय चक्र, बराबर। तो सर्वोदय चक्र में वो स्लाइड किधर गया, वो स्लाइड वाला, ये करो नीचे। फुल स्लाइड ओपन करना है, स्लाइड ओपन करना है। कभी से जो तो ओपन कर दो, स्विच है ओपन करने का, स्विच कर दो। नहीं, आज जवारी कुंडली આવી ગઈ છે બીજા એના પછી છે। हाँ, ये इसको जा रोटेट कर दे, रोटेट થશે। नहीं तो लखी नाखो, वांधो नहीं। जा तो लखी ना वांधो नहीं। नहीं आता, ठीक है। लखी ना कर
ये मैंने नक्षत्र का शॉर्ट में नाम लिखा है, 27 नक्षत्र का, बराबर है। अभी कृष्ण भगवान का सूर्य पूर्व फाल्गुनी में पड़ा है। तो सर्व चक्र में बताया कि वहाँ से 5वां नक्षत्र विगुणमुख बनता है। वहाँ से 5वां नक्षत्र कौन सा बनता है? विगुणमुख, बराबर है। तो ये जो विगुणमुख मिलता है, तो 1 2 3 4 5 ये है स्वाति नक्षत्र, उनका विगुणमुख नक्षत्र बनता है। तो स्वाति नक्षत्र कहाँ आता है, कौन सी राशि में आता है? तुला में, 6th हाउस में आता है, बराबर है। विगुणमुख का मीनिंग क्या होता है कि जो सामने है उसको फोकस कर रहे हैं, जो सामने है उसको फोकस कर रहे हैं, बराबर है। तो कृष्ण भगवान की लाइफ में कितने शत्रु आए, उनका जन्म ही उसके लिए हुआ था, शत्रु नाश करने के लिए। उनका फोकस वहाँ था, बराबर है। बाद में वहाँ से 8वां नक्षत्र शूल आता है। तो ये 5 6 7 8 ये ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र कहाँ आता है? पूरे 7th हाउस, पूरा समाज के लिए उनको जो करना था, जो गंदगी थी। शूल मतलब मन में एक पिंचिंग होता है कि कुछ करना है। शूल का मीनिंग क्या होता है? कि एक पिंचिंग होते रहता है, सुई की तरफ भुगता रहता है कि ये करना है, ये करना है, बराबर है। तो वो उनके लिए उन्होंने ये कंडीशन बताई, तो उनका कंडीशन थी। उसके बाद आता है शनिपात 14 नक्षत्र। तो ये 8वां था, 9 10 11 12 13 14, ये शनिपात। सतभिषा नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र कहाँ आता है? ये कर्मस्थान कहाँ आता है? कर्मस्थान में। शनिपात का मतलब क्या आता है कि हम लोग वही एक ही बात सोचते हैं। शनिपात का मीनिंग क्या था? एक ही बात सोचते हैं कि मुझे यही करना है। तो उनका जन्म का फोकस क्या था? पूरा कर्म की थियरी जो गीता में दी गई, उनका फोकस क्या था? शनिपात के मुझे यही करना है। और उसके बाद आया 18 नक्षत्र। तो ये 14 15 16 17 18 ये अश्विनी नक्षत्र। केतु, केतु का मीनिंग क्या होता है? ध्वजा। वास्तु में देखा है केतु का मीनिंग क्या होता है? ध्वजा, बराबर है। उन्होंने ध्वजा मतलब कीर्ति या अपकीर्ति की कभी परवाह नहीं की। आज बहुत लोग भी क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो उन्होंने कभी परवाह की? जो भी काम किया वो करना था, बराबर है। तो 12th हाउस ऑलवेज उसे इग्नोर किया है। 12th हाउस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अनडूइंग। हम जो भी करते हैं उसको इग्नोर किया, बराबर। कभी उन्हें परवाह नहीं की ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो निष्काम जो कर्म की कंडीशंस है वहाँ रिफ्लेक्ट केतु की कंडीशंस में होता है। बाद में 21वां नक्षत्र, ये 18, बाद में 19 20 21 यहाँ रोहिणी नक्षत्र में 18 19 20 21 रोहिणी नक्षत्र में कहते हैं केतु के बाद उल्का। उल्का का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ आती है, उल्का कभी आ सकती है। तो जब भी उसका जन्म हुआ तभी क्या हुआ था? बहुत सारी चीज़ चेंजेस हो गई थी, बराबर है। तो ये जो, और उन्होंने ये सब चीज़ झेली है बचपन से, उल्का। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो वो उसका जन्म के साथ ही हुआ था। तो उल्का, बाद में कंप 22वां नक्षत्र, मूर्छिक नक्षत्र, ये दोनों के अंदर आते हैं। उनकी फैमिली के साथ कंप, व्रज उसके साथ ही आता है। ये आद्रा नक्षत्र, व्रज। व्रज का मीनिंग क्या होता है? व्रज का नाम सुना है? किसका हथियार था? इंद्र का, बराबर है। तो एकदम मजबूत, बराबर है। तो यहाँ उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो सेकंड हाउस हम फैमिली गिनते हैं, उनके लिए फैमिली कौन था? पूरा विश्व था। तो विश्व के लिए उन्हें जो डिटर्मिनेशन करना था, जो भी करना था, बराबर है। तो एक अलग मायने से उन्होंने पूरा किया। तो वो ये करने का था कि मुझे अपनी जो भी विश्व का जो भी अच्छी चीज़ है उसको बचाने का, जो भी कंडीशंस है वो व्रज की तरह खड़े रहे। तो जब भी जरासंध से जितनी बार युद्ध हुआ
तो वो मथुरा को बचाने के लिए वो छोड़ के चले जाते थे। तो उनका डिटर्मिनेशन क्या था इधर ये, और बाद में वहाँ द्वारिका कंडीशन बताई थी। और बाद में आता है 24वां नक्षत्र निर्धात, ये यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन में निर्धात। निर्धात का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेशंस। उसका मीनिंग क्या होता है? निर्धात मीनिंग क्या होता है? निश्चय। तो अपना जो निश्चय रहता है वो अपना थर्ड हाउस के साथ रहता है, सबकॉन्शियस के माइंड से आता है। जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस क्या होता है? हम जो समाज के साथ बात करते हैं, बराबर है, वो फर्स्ट हाउस आता है। थर्ड हाउस कहाँ आता है? सबकॉन्शियस के बाइक, बराबर। और हम जो क्लास में से पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, डिजिटल से लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी आउटसोर्सिस से लेते हैं कॉलेज से, वो कहाँ से मिलता है? 9th हाउस से। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है, यहाँ हम जो सोसाइटी के साथ सबके साथ डील करते हैं वो फर्स्ट हाउस है। हम जो गेन करते हैं आउटसाइड रिसोर्सिस से वो 9th हाउस है। ये अपना सबकॉन्शियस माइंड है। ये दोनों का रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? यहाँ। तो 3 लेवल होते हैं। एक कॉन्शियस लेवल जो हम बाहर से लेते हैं, एक सबकॉन्शियस लेवल जो बाय बर्थ पिछले जन्म का कोई भी संस्कार के साथ हमको साथ में आते हैं। तीसरा लेवल होता है, उसमें पहुंचने के लिए बहुत अलग तरह से कंडीशन चाहिए, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। हमको कॉन्शियस फैक्टर्स मालूम होता है, सबकॉन्शियस मालूम होता है, लेकिन वो दोनों के साथ में अनकॉन्शियस फैक्टर्स भी रिलेटेड है, जो कंडीशन टोटली स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जा सकती है, लेकिन वो कंडीशन भी नहीं है। लेकिन कहने मतलब कि ये जो सूर्य बिंदु है हर एक की जन्म कुंडली में, ये जो सूर्य बिंदु है, जातक का फोकस प्लस और माइनस ये लाइफ में वहीं का रहेगा। कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा। उनका फोकस ये एरिया में था, शत्रु के साथ डील करना, समाज की गंदगी का दूर करने का, कर्म प्रधान कंडीशंस, सन्निपात की कंडीशन, केतु क्या करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, निष्काम की कंडीशन में उल्का बर्थ के साथ ही बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो गए। कंप, उल्का, व्रज, निर्धात, ये जो सिचुएशन है वो अपना सूर्य के बिंदु के साथ नक्षत्र के साथ कनेक्टेड रहता है। लेकिन किसी के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो सूर्य 13 दिन रहता है एक नक्षत्र के अंदर, तो सबकी पैटर्न में सब आएगा, नक्षत्र सेम आएगा, हाउसेस पैटर्न चेंज होते हो सकता है लग्न के हिसाब से, वो भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है अगर जो हम डीप में सोचेंगे तो। लेकिन उसके साथ जो मैंने अपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि संचित कर्म की कंडीशंस, 5th हाउस, 10th हाउस, गुरु शनि चंद्र कॉम्बिनेशन, ये सबको कोरिलेट करना है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, बराबर। अभी यहाँ फोकस में आइए, राम भगवान की कुंडली में यह जो हुआ था, क्योंकि टोटल सांसारिक लाइफ में डिस्टर्बेंस कंडीशन थी, बच्चों के साथ भी उनका लव कुश के साथ भी उसकी कंडीशन आ गई थी, बराबर। तो ये जो सिचुएशन थी, यहाँ गुरु जो है संतान का कारक, वो 5वें स्थान से 12वें स्थान में गया हुआ था, बराबर। यहाँ उनके जो सांसारिक लाइफ की सिचुएशन थी, वही सिचुएशन मंगल कॉम्बिनेशन सब फैक्टर्स में ये पूरी सांसारिक लाइफ की सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही थी, बता रही थी। और वही क्लियर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, टोटल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सिचुएशन उन्होंने चेंज कंडीशन लेके आए। अब इसके अंदर एक बात समझ लीजिए, इसमें कौन सा एक सिचुएशन ग्रह है जो बहुत क्लियर पॉइंट बताता है कि कृष्ण भगवान का जन्म राम भगवान की कुंडली के साथ बहुत अच्छी तरह मैच कर सकते हैं। कौन सा ग्रह बताइए, अगर आपने ये इतना ठीक तरह से सुना है, बराबर है, तो बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। देखो, राम भगवान की कुंडली में बुध कर्म स्थान में है, जैसे बताया आपको 12th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस, वही बुध यहाँ आइसोलेटेड होके कि कहाँ पड़ा है? पूर्व पुण्य स्थान में। कृष्ण भगवान कुंडली में कहाँ पड़ा है? 5वें स्थान में। उन्होंने जो भी कार्य किया, कैसे किया? इंटेलेक्चुअल से किया, युद्ध किया, कि जो भी किया भाई जन्म से लेके एंड तक उन्होंने जो भी किया पूरा बुद्धि
कंडीशंस के, लेकिन यहाँ केतु जो कंडीशन थी सूर्य नक्षत्र उसमें कोई निष्काम कंडीशन की सब किया, तो लेकिन यूज़ किसका किया? बुध का, स्वग्रह राशि बुध का। तो ये जो राम भगवान की कुंडली का जो बुध था, कर्म पीछे का कर्म का जो कंडीशन थी, वो कर्मी को पूरा करने के लिए ये बुध यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, बराबर है। दूसरी कंडीशन है कि जैसे सूर्य बिंदु की बात की, ऐसे चंद्र बिंदु देखेंगे तो पहला जन्म नक्षत्र आता है, बाद में 10 में कर्म नक्षत्र आता है, बराबर है। तो 19वां नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? आधान, बराबर, क्योंकि कर्म नक्षत्र है, सांगातिक कर्म नक्षत्र है, उदय है, आधान है, बराबर। तो ऐसे कर्म है 8 नक्षत्र, तो उसमें 19वां नक्षत्र कौन सा है? आधान। आधान का मीनिंग क्या होता है? आधान कुंडली का नाम सुना है आपने? प्रीनेटल एपोक का नाम सुना है? आधान का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी बच्चा पेरेंट्स के थ्रू कंसीव होता है, बराबर, वो आधान बनता है। अब बाद में ये बर्थ आता है, तो आधान का मतलब पूर्व जन्म से जो भी कंडीशन लेके आए वो आधान बनता है। तो 19वां नक्षत्र, बराबर। अभी राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में है। राम भगवान का जन्म किधर है? पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है, बराबर। तो पुनर्वसु नक्षत्र से, ये पुनर्वसु नक्षत्र है, यहाँ से 19वां नक्षत्र, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पूर्व भाद्रपद, बराबर। ये कॉम्बिनेशन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है, 19वां नक्षत्र, बराबर। तो ये चंद्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आधान के टाइम पे कितने ग्रह रह जाते हैं? बुध, सूर्य और शुक्र। मीन्स नेक्स्ट बर्थ के अंदर ये कर्म की सिचुएशंस, ये जो पोर्टफोलियो है वो भुगतने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। और वही उन्होंने किया, सांसारिक सुख, सूर्य राज सत्ता एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये बुध का उपयोग किया जैसे मैंने बताया वो, बराबर है। अभी यही कंडीशन अगर चंद्र कृष्ण भगवान की कुंडली में एस्टैब्लिश करता हूँ, तो चंद्र का कृष्ण भगवान का जन्म किस में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में, बराबर। तो रोहिणी से 19वां नक्षत्र आएगा श्रवण, बराबर है। और श्रवण कहाँ है? यहाँ। कौन पड़ा है? केतु, श्रवण नक्षत्र में, बराबर। केतु किसका कारक है? इस इन बिटवीन कोई ग्रह है? इन बिटवीन कोई भी ग्रह है? नहीं है। कृष्ण के बाद कोई अवतार हुआ? चैप्टर क्लोज, बराबर है। तो इस तरह से एक बार अपना कोशिश कर लीजिए अपनी अपनी कुंडली पे कि अगर हम इस तरह से भी एक वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन से पर्पस से हम आए हुए हैं और कौन सा पर्पस बाकी रह जाएगा, तो हम डिस्टिंक्शन बना सकते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से पर्पस से आए हुए और कहाँ जाना है, बराबर। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं बोलता कि 100% हो सकता है, लेकिन एक मुझे जो लगा वो आपके सामने लिया। आपको लगता है ठीक है तो एक्सेप्ट करना अथवा रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न कुंडली नहीं होती है कई चर्चा हाँ हाँ
ગમે તે જો કેતુ 12th હાઉસમાં એટલે મોક્ષ આપે જરૂર નથી, એ ચિંતા નહીં કરવાની કે જન્મ નહીં મળે એવું ચિંતા નહીં કરવાની. ગમે તે હોય, આ એક કારકત્વ તરીકે આપેલું હોય કે ભાઈ કેતુ 12th હાઉસમાં મોક્ષ તરીકે આપે, એક કન્ડિશન છે, પણ કયા ગ્રાઉન્ડ પર આપી શકે. એક ચીज़ बताने रह गया दिलीप भाई, बंद करूँ चालू चालू है. हाँ, जैसे बताया कि स्पिरिचुअल लाइफ में बताया, एक बात की कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 1 से 8 फिजिकल डेथ और ये बराबर है. उसमें क्या होता है कि मेन चीज़ कि हम लोग को क्या होता है कि जो 12th हाउस है वो अपने सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस दिखाते हैं. लाइफ के अंदर हम कौन से संजोगों में पैदा हुए और कौन से संजोगों आने वाले हैं, क्या कंडीशन से वो हाउस दिखाते हैं. बराबर है. अगर हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है तो ये जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा. जो भी सर्कमस्टांसेस राइज होते हैं या जो भी है उसमें से बाहर उठेंगे. बराबर है. तो इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ. सेकंड स्टेप होता है, अगर यहाँ से हम निकल जाते हैं तो अपने पास सिर्फ सेलेस्टियल डायग्राम रहता है, अवकाश का चित्र रहता है कि जिसके अंदर सपोज आप बोलते हैं कि जुपिटर वृषभ राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, सूर्य ग्रह, तो ये कॉमन हो जाता है. ये क्या हो जाता है, सबके लिए कॉमन हो जाता है. तो वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन विद अ पर्टिकुलर साइन इज अ कॉमन. बराबर है. तो वो सिचुएशन में साइन क्या करती है, आपने कभी सुना कि प्लानेट विदाउट साइन है? प्लानेट विदाउट साइन देखा है कभी? नहीं देखा है. कोई ना कोई साइन में रहता है. इसका मतलब प्लानेट की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय पर्टिकुलर कोई भी कोई साइन से, तो इसका हम नेचुरल कारकत्व कभी मिल नहीं पाता. कभी भी हमको नेचुरल कारकत्व नहीं मिल पाता है. बराबर है. तो वो कंडीशंस में उठने के लिए आज सूर्य सपोज धनु राशि में है, कल जाके कैप्रिकॉर्न में जाएंगे, बाद में एक्वारियस में जाएगा, बाद में मीन में जाएंगे, बाद में ऐसे होती जाएगी. तो वो सूर्य की कंडीशन चेंज होती जाएगी. फॉर ईच एंड एवरी प्लानेट कॉम्बिनेशन में आ सकता है. तो इसका मतलब क्या आता है कि कोई भी प्लानेट नैसर्गिक तौर पे अपने ऊपर इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता है. तो जैसे आज हम बोलते हैं कि सूर्य भी उत्तरायण में जाएगा, कैप्रिकॉर्न में आएगा, उत्तरायण बनेगी, तो वो सिचुएशन बनेगी, वो सब सिचुएशन आती है. तो इट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द साइन. बराबर है. तो स्पिरिचुअल में स्टेप में आगे बढ़ना है तो वो इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलना पड़ता है. साइन इन्फ्लुएंस में से भी बाहर निकलना पड़ता है. तो दैट बिकम्स द सेकंड स्टेप. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि एक प्लानेट एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं. प्लानेट एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं. बराबर कि 2 दिन 4 दिन पहले शुक्र शनि के साथ नहीं था, शुक्र शनि के साथ है तो शुक्र शनि के साथ संबंध बनाया. बराबर है. तो इसी तरह एक प्लानेट दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उसकी इम्पैक्ट चेंज होती है. तो वो असर रहता है. अगर वो स्टेप में से बाहर निकल जाता है तो हम नैसर्गिक फॉर्म में आते हैं. इट इज़ कॉल्ड द टोटल स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन. बराबर. लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू हम कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते वो डायग्राम, क्योंकि विदाउट साइन कोई भी प्लानेट बता नहीं सकते. बराबर. तो ये कंडीशन मुझे बताने की. थैंक यू. नहीं अपति भर का नहीं. सर आपने बताया, करेक्ट में साहब. हाँ नहीं सर आपने बताया कि बुध सूर्य शुक्र ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब 8वें हाउस, 8th हाउस के बाद चंद्र की पोजीशन से 19वां नक्षत्र आधार नक्षत्र बनता है. चंद्रात बिंदु में आधान का मीनिंग क्या होता है? अगर हम आधान कुंडली का नाम सुना है, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं मालूम है? बराबर. वो जन्म कुंडली का एसेंडेंट सूर्य चंद्र से निकल सकते हैं कि जन्म की कुंडली है एसेंडेंट चंद्र सूर्य. बराबर. शुक्ल पक्ष में जन्म है कि वध पक्ष में जन्म है, चंद्र एबो होराइजन से कि बिलो होराइजन से, उसकी नंबर ऑफ डेज की गणतरी के हिसाब से हमको जो मिनिमम एवरेज 273 डेज रहता है उसके अंदर वो होराइजन से कितना दूर है वो वर्कआउट करके हम लोग उसका आधान कुंडली एपोक डेट निकाल सकते हैं और वो वर्कआउट कर सकते हैं. तो ये जो चंद्र सूर्य की पोजीशन है पर्टिकुलर, वो अपने आधान चंद्र के साथ कनेक्टेड आता है. ये एक आधान कुंडली का मीनिंग है. यहाँ आधान नक्षत्र जब दिया है तो इसका मीनिंग भी कि आधान के अपना जो पास्ट बर्थ की जो सिचुएशन है कि पीछे नेक्स्ट बर्थ में होने वाले, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये बर्थ के अंदर.
तो कहने का मतलब यही था कि अगर राम भगवान की कुंडली में ये पुनर्वसु नक्षत्र से ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ इतना ग्रह इधर यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एबो होराइजन, नहीं बिकॉज के 9, 10, 11 में वैसी बात नहीं करता हूँ। तो ये आदान कॉम्बिनेशन में अगर ये फैक्टर्स है बराबर है, तो उन्होंने जो काम किया कृष्ण भगवान ने उसका रिलेटेड पूरा काम किया। यहाँ गुरु सूर्य की कंडीशन में धर्म की कंडीशन, यहाँ भी गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन, उनकी लाइफ के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ था सांसारिक सुख का बराबर, तो ये भी सिचुएशन यहाँ मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन उन्होंने पूरा समझ। तो जो पूरी सिचुएशन थी धर्म के एस्टैब्लिश करने की कंडीशन, 10th हाउस के साथ कर्म के साथ रिलेशन, ये जो बुध उनका जो कर्म की सिचुएशन शनि बुध का कॉम्बिनेशन बाकी रह गया था, वो एक सिचुएशन यहाँ उन्होंने फुलफिल की। पूरा इंटेलेक्चुअल फैक्टर, 5th हाउस इंटेलेक्चुअल हाउस भी बोला जाता है बराबर है। 5th हाउस क्या बोला जाता है? विद्या स्थान। विद्या बोले तो नहीं, हम लोग जो एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं वो अलग बात है। कोई आदमी एजुकेटेड नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल से भी कमा सकते हैं, तो इंटेलेक्चुअल हाउस को सा बोला जाता है? 5th हाउस बोला जाता है। एजुकेशन हाउस इज डिफरेंट कंडीशन बराबर है। तो कहने मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ था उन्होंने उसका पूरा यूज़ किया और पूरी कंडीशन चेंज की। तो ये जो आदान का फैक्टर्स वही होता है कि भाई अगर हमारी कुंडली के अंदर आदान नक्षत्र से इतना ग्रह पेंडिंग में है तो नेक्स्ट बर्थ में शायद हमको उसके लिए बर्थ लेना पड़े, पहली कंडीशन बराबर है। तो वो सिचुएशन, और ये जो सिचुएशन बताई कि लास्ट टाइम का और ये बर्थ का 6th हाउस उसके जो रिलेटेड प्लानट है बराबर है, वो अपने को ये कर्म करने के लिए लेके आया। जैसे यहाँ शुक्र बताया, मंगल बताया, सांसारिक सुख की कंडीशन प्रॉब्लम हो गई थी राम भगवान की कुंडली में बराबर। तो कृष्ण भगवान की कुंडली में कोई सांसारिक प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं हुआ? नहीं, कहने मतलब उन्होंने ज़्यादा तो पूरा वो फैक्टर्स क्लियर किया। तो जो यहाँ त्रुटि थी वो फैक्टर्स उन्होंने कंडीशन क्लियर। यहाँ शनि गुरु का जो कॉम्बिनेशन था, संतानों के साथ प्रॉब्लम था बराबर है। यहाँ शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, महाभारत के युद्ध के बाद उनके बच्चे लोग का क्या हुआ था, गांधारी का श्राप की जो भी कंडीशन समझो, लेकिन कंडीशन तो वो कहने मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्ट यहाँ होता है वो फैक्टर्स यहाँ भी। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो कॉम्बिनेशंस है, अगर हमको पास्ट बर्थ समझना है तो जहाँ तक मेरा लिमिटेशंस जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम यहाँ फोकस करेंगे तो जैसे मैंने 12 डायग्राम बनाया था कुंडली के साथ, एक्सेप्ट पाइसिस को छोड़ के बराबर है। तो ये फैक्टर्स आपको कहने का रिफ्लेक्ट करेगा कि अपना पास्ट बर्थ के साथ हम कौन सा कर्म लेके आए और उसे कैसे करना है। दूसरी कंडीशन जो ये सूर्य बिंदु बताया वो कौन से हाउस में जाके गिरता है, वहाँ हमारा फोकस होएगा। अपना खुद का चार्ट चेक कर लो कि जहाँ सूर्य बिंदु का कंडीशन रहेगी तो हमारा फोकस वहीं, आइदर प्लस और माइनस, हम लोग आइदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड में लेके चल जाएंगे बराबर है। तो ये जो सब सिचुएशंस है वो अपने को यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये प्रयास है कि अगर अपनी प्रेजेंट जन्म कुंडली से पास्ट बर्थ के कंडीशन को स्टडी करना है तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, बाकी कुछ नहीं बराबर। उनको लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये बर्थ के अंदर ऐसा कुछ कर्म करे कि सीधा वो समझना पड़ता है। लेकिन ये सिचुएशन है वो समझने के लिए जैसे ये कॉम्बिनेशन बताया बराबर है। अगर पाइसिस एसेंडेंट है, पाइसिस एसेंडेंट में चंद्र जहाँ भी हो, चंद्र से 19वां नक्षत्र के बाद उसकी जो कंडीशन में कोई ग्रह है तो इसका मतलब बर्थ लेना पड़ेगा। तो वही अगर वही प्लानट का रिलेटेड कोई फैक्टर्स हम सॉल्यूशन ला ले तो बहुत सारी सिचुएशन यही बर्थ में हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या मतलब ये एक रास्ता निकल सकता है कि चंद्र से 19वां नक्षत्र के बाद अगर कोई भी ग्रह पेंडिंग है बराबर है तो उसके लिए इसका मतलब होता है कि हम नेक्स्ट बर्थ में लेना पड़ेगा। तो पाइसिस एसेंडेंट के लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अगर वही प्लानट को फोकस करके ऐसा कर्म ऐसा करे कि वो सिचुएशन से नील हो जाए। सर इसके अंदर अगर अपन ध्यान कृष्ण भगवान के 19 नक्षत्र पकड़ते हैं, कृष्ण भगवान नहीं कोई भी कुंडली में, तो सर इसमें ज़्यादा ग्रह तो बचते नहीं है, फिर वो कल तो इसलिए बोलता हूँ कि अभी तक अवतार हुआ नहीं है। और कल के अवतार कौन सा रहेगा वो कृष्ण भगवान का विष्णु अवतार रहेगा, कौन सी फॉर्म में आएगा वो अलग चीज़ है। लेकिन एज ऑन टुडे कृष्ण भगवान का ये जो जन्म हुआ 3228 BC बताया बराबर, आज करीबन 6000 साल होने का है, 5 साढ़े 5 6 हज़ार हुआ है नहीं हुआ है, जब भी होएगा। लेकिन ये जो मोक्ष की कंडीशन बताई
जो सिचुएशन बता रहा हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म में आएगा, कौन सी कंडीशन में दे, लेकिन जो अब ये सिचुएशन जो अवेलेबल कुंडली और ये फैक्टर्स आपको बताया, बराबर। આપણે તો અહીંયા ઘણી ક્રોસ વેરિફિકેશન કરી શકીએ એટલા માટે, પણ આપણા પાસે એવું કાંઈ હોતું નથી. આપણે આમ પબ્લિક પાસે તો આપણે 84 લાખ લોનની આમાં બી એમાં જ એ જ કહું છું કે આપણી પાસે अपने पास ऐसा कोई वेरिफिकेशन डेटा नहीं है। हम बोल भी नहीं सकते कि मेरा ये मैं पास्ट में ये था कि फ्यूचर में ये होऊंगा। મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે જે 84 લાખ લોનનું વર્ણન આવે છે તો આ આપણે કોઈ બીજું ભાવમાં પણ આપણે જન્મ લીધો ये તમને કહું છું कि अगर जैसे ये शास्त्र बोला है कि 8वें स्थान से मालूम होता है कि अपनी डेथ किस तरह से होती है, कौन सी पोजीशन में होती है, उससे देव योनि, प्रेत योनि, पशु योनि होती है, बराबर है। तो अगर ये कंडीशन अगर 6th हाउस को हम ऑब्जर्व करेंगे, बराबर है, तो लास्ट बर्थ में हमें क्या सिचुएशन थी और ये सिचुएशन क्या लेके आया है वो मालूम हो सकता है। तो एटलीस्ट ये कहने का मतलब क्या है कि गणित में क्या था, एक प्रमेय देते हैं और उसको प्रूव करो, बराबर है। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वही कोशिश की कि ये मेरे लिए प्रमेय है, तो कोशिश की उसको सॉर्ट आउट करने की, बाकी कोई कुछ नहीं, बराबर है। मतलब ये भी આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ, कैलकुलेशन તમે यू कैन नॉट प्रूव इट, પ્રૂફ ન કરી શકીએ, सी કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. एस्ट्रोलॉजी इज ए क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंस। सेकंड थिंग, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आता है कि हम बता सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे बता सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको आप बता नहीं सकते, बराबर, खुद अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशन आप बता सकते हैं। अभी सपोज ये थ्योरी किसी को बोलने जाएंगे तो कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे वाले करेक्ट करके भी होते, लेकिन ये अनुभव की चीज़ होती है कि हमको ये कंडीशन अगर आप अपने कुंडली में एग्जाम करेंगे तो मालूम हो सकता है कि कौन से किसके लिए बर्थ लिया है और आगे किसके कर्म के लिए हमको बर्थ के लिए जाना पड़ेगा। दो डिस्टिंक्शन फैक्टर्स क्लियर यहाँ बताया हुआ है, बराबर है। उसमें जो भी पैरामीटर थे वो पैरामीटर को यूज़ किया है, क्योंकि शास्त्र में ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने अप्लाई करके आपको सामने रखा, बराबर है। तो ये कंडीशन है और कुछ नहीं। और कोई क्वेरी बोलो, कुछ क्वेरी है? ठीक है, ये बोलता हूँ ना, ये कंडीशन से बताया कि क्या તમે સી આજે તમને કહું તો અમે રાજા હતા તમે પ્રૂવ કરી શકશો? તમે નહીં તો નહીં, જાણવાનો મતલબ નથી। તમે જે चीज़ प्रूव नहीं कर सकते, सपोज जो चीज़ हम प्रूव नहीं कर सकते उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। हम किसको बताएंगे, क्या करेंगे, उसका मतलब क्या होता है? हम क्या थे वो एक एजम्पशन हो जाता है, उसका मतलब नहीं रहता है। जो चीज़ जहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कुंडली के द्वारा उसकी बात करता हूँ। जो चीज़ हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, बराबर, या उसके लिए कोई स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए कि जो आपका पूरा जन्म कर्म दिखा सके। जैसे कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को बताया था कि आपको बाणसैया क्यों हुई, बराबर है। तो वो इंसाइट थी कि उन्होंने बताया था कि आप पूरे जन्म में क्या किया था, उसकी वजह से ये बाणसैया आई। अपने पास तो वो कंडीशन नहीं होती है, हम कुछ बात भी खुद भी करेंगे, लेकिन उसका अगर प्रूव नहीं है, बराबर है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, फैमिली ट्री बताया आपको? हाँ, लेकिन वापिस वही बोलता हूँ, वही कंडीशन में आपको जो बताया कि एक फैमिली ट्री रहती है, वो संबंध वाले प्लानेटरी आपके कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं आ सकते। आपके बच्चे गिनो या सन इन लॉ गिनो या पेरेंट्स गिनो या सिबलिंग्स गिनो या डॉटर इन लॉ, वही जो आपकी फैमिली ट्री के साथ कनेक्टेड है वही आएगा। अगर वो नहीं है, बाई चांस आ गए तो लंबे अरसे तक टिकेंगे नहीं, लंबे अरसे तक टिकेंगे नहीं। केतु का एस्पेक्ट आप नहीं देखते, सिर्फ नक्षत्र देखने केतु कहाँ पे? देखो, राहु केतु के लिए एक शैडो प्लानेट है, बराबर। तो शैडो प्लानेट की एस्पेक्ट नहीं होती है। कोई ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? तो राहु का जैसे आप एस्पेक्ट बता रहे, कहाँ बताया मैंने मंगल का एस्पेक्ट बताया है। राहु का नहीं देखते। राहु केतु शैडो प्लानेट है, राहु केतु का एस्पेक्ट नहीं ले सकते। ये तो एक ही राहु केतु बताया, बराबर है। हर एक प्लानेट का राहु केतु है। इसका मतलब सिर्फ नक्षत्र किस प्लेस पे वहाँ पे उसी का ही इफेक्ट आएगा कि ऐसे वो नक्षत्र है, नक्षत्र की इफेक्ट है, वो हिसाब से लिया है, बराबर है। लेकिन जैसे ये चंद्र का राहु केतु की कॉम्बिनेशन है, ऐसे हर एक प्लानेट का राहु केतु है, एक बात समझ लो।
बराबर। एक राहु केतु में इतना कॉम्प्लिकेशन होता है और हम लोग इतनी पूजा कराने जाते हैं, वो करने जाते, अगर हर एक प्लांट में राहु केतु लिया तो सोच लो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो जैसे इस केस में राहु जो है वो कंजंक्ट है, तो वही बताता हूँ कि राहु शुक्र के साथ, तो शुक्र उसके साथ राहु के साथ कंजंक्शन, मंगल के साथ कनेक्टेड, कार्मिक प्लांट के साथ कनेक्टेड है, उनको वो बर्थ के कंडीशन में है। तो पिछले बर्थ के जो भी उनकी सांसारिक लाइफ की कंडीशन थी, वो ये इस समय में उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने बर्थ की कंडीशन ली है, कहने मतलब यही है। और उसका यहाँ से आधा नक्षत्र के बाद कोई ग्रह नहीं है, तभी तक बर्थ नहीं हुआ है। तो जैसे रामचंद्र जी की कुंडली में जो 6th हाउस में राहु अकेला बैठा है, किसी और को प्लांट के साथ अरे राहु 6th हाउस में उपचय स्थान में पाप ग्रह आते हैं, जैसे बोलते हैं पाप ग्रह बोलते हैं, कोई ग्रह पाप ग्रह नहीं था, मेलिफिक प्लांट नहीं रहता, वो हार्ड रहता है या सॉफ्ट रहता है, बराबर है। तो अगर मंगल शनि राहु जैसे प्लांट उपचय स्थान में आते हैं, इट बिकम स्ट्रॉन्ग। तो 6th हाउस में राहु आया तो उन्होंने विश्वामित्र के साथ जाके कई राक्षसों को मारा, बराबर है, रावण के साथ युद्ध करके भी मारा। तो राहु का रोल हुआ कि नहीं? फिर बोलो और कोई क्लियर? बोलो। होगा कि कुंडली में से पिछला जो जन्म हम देख रहे हैं वो टाइमिंग अगर जानने का है तो कोई छोटा सा उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि टाइम फैक्टर्स का कोई कंडीशन नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हम सपोज विश्वती दशा लेते हैं, बराबर है। एक्चुअली ये विश्व दशा हम ह्यूमन बीइंग के लिए जनरल कंसीडर करते हैं। हर एक युग के हिसाब से हर एक अलग अलग दशा फैक्टर्स आते हैं, बराबर। और मैंने वहाँ तक वो एक स्टडी किया था कि हम ये जो 12 डायग्राम बनाते हैं हाउसेस का, पहले के ज़माने में बहुत हज़ार दो कई सालों पहले 8 हाउस की कुंडली बनती थी, 45 डिग्री पर ईच हाउस। 8 हाउस की कुंडली बनती थी, 45 डिग्री की हाउस कुंडली बनती थी। ये 30 डिग्री इक्वल जो कंडीशन ऐसा कि ऐसा नहीं बनती थी, सिर्फ 45 डिग्री का हाउस बनता था। हम ये जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं वो यहाँ से घुमा रहते थे, वो भी मैंने स्टडी किया है। तो अपनी जो 8 दिशा है, बराबर है, प्लस ऊपर नीचे मिलके 10 दिशा, तो 8 दिशा 45 एंगल की कंडीशन में 8 हाउस के हिसाब से पूरा डायग्राम बनता था और वही कुंडली चलती थी। बाद में ये सब जैसे डेवलप होता है सब कुछ चेंज होते रहता है, लेकिन ये मैंने स्टडी किया है। वो बहुत रेयर चांसेस है कि वो पढ़ने स्टडी कर सके, लेकिन वो कंडीशन थी। तो हर एक जगह मॉडिफिकेशन आता है। तो आप जो टाइम फैक्टर बोलते हैं उसको टाइम ट्रैवल की कंडीशन में अगर जाना है तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। टाइम ट्रैवल में जाना है तो बराबर, वो टाइम ट्रैवल में जाने के लिए जो एक मेज़रमेंट है वो चेंज करना पड़ता है। वो मेज़रमेंट में क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल कि जो लोग प्रोग्रेशन जानते हैं 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर, बराबर है। तो टाइम ट्रैवल में क्या होता है कि हम आज एक दिन जी लिया, लेकिन टाइम ट्रैवल में कितना 1 साल की कंडीशन में आ गई तो वो टाइम ट्रैवल हो गया, बराबर। अगर हम 2 साल के बाद देखेंगे तो हमने सिर्फ वो टाइम पे टाइम ट्रैवल पास्ट में कितना दिन किया, 2 दिन जिए थे, तो टाइम ट्रैवल हो गया। तो स्पेस एंड टाइम ट्रैवल का एक इक्वेशंस अलग फॉर्म में जा सकता है अगर ये कंसीडर करना है तो। सेकंड थिंग कि यहाँ जन्म किधर हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र में, बराबर। एक पहला चौथा चरण है, तो उसके बाद शनि की दशा, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, बराबर। तो सपोज ये पुनः तो 19 + 30 36 + 7 43 + 63 + सूर्य 69 और उसके बाद चंद्र, बराबर है। तो 69 तक सपोज सूर्य की दशा राम भगवान की किसी बाद में चंद्र दशा है, वहाँ कंटिन्यूस चंद्र दशा यहाँ। गॉट द पॉइंट? ओके। वो हिसाब से अगर आपने जो किया है तो कल्कि भगवान का जो अवतार मेरे इधर खुद नहीं दिखा था तो खुद नहीं बोलूँगा, इधर खुद दिखता तो बोलता था। लेकिन गौतम बुद्ध का जो था तो मैं जो देखो एक बात है, ये जो एस्टाब्लिश चार्ट है जो अवेलेबल है वो चार्ट बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध का भी चार्ट है, बराबर, उसमें भी ये सिचुएशन उनके साथ रिफ्लेक्ट मिलेगी आप अगर स्टडी करते हो तो, लेकिन उनका डेटा क्लियर होना चाहिए, बराबर। देखिए ये कंडीशन है बोलता हूँ, लेकिन जो ये सिचुएशन श्योर है, ये सिचुएशन श्योर है इसलिए एस्टेब्लिश किया। तो कहीं हम कितना भी बर्थ के साथ में ले लो अपना कुछ कॉम्बिनेशन कॉमन मिलेगा, जैसे डीएनए कॉमन रहता है, ऐसे कॉमन फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट मिलेगा ही, बराबर।
और कोई क्वेरी? So regarding family, you explained, but can you explain again, please? Regarding the family tree, you said whatever your family members are. हर एक, अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो पांचों की कुंडली के अंदर गुरु, शनि और राहु 3 ले लीजिए। वो कौन सी राशि के हिसाब से जुड़े हुए, कौन से नक्षत्र के हिसाब से, उसके साथ कौन से ग्रह जुड़े हुए, एक मेंबर कर लीजिए। दूसरा मेंबर दीजिए इसमें, तो एक कॉमन आपको लाइन मिलेगी, एक कॉमन फैक्टर्स मिलेगा, उसे बोला जाता है फैमिली ट्री। अगर आपको चाइल्ड के लिए भी प्री प्लान करना है तो ये कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन नहीं बैठेगी तो चाइल्ड नहीं होएगा। अगर वो फैमिली ट्री में कंडीशन में नहीं बैठेगी तो चाइल्ड की कंडीशन नहीं आएगी, बराबर है। अगर आपको स्पाउस के हिसाब से सिलेक्ट करने का है या कोई भी मेंबर सिलेक्ट करने का है फैमिली मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो ट्री के अंदर है तो ही कंडीशन बैठेगी, अदरवाइज वो नहीं बैठेगी। ओके, और एनी मोर क्वेश्चंस? क्लियर? थैंक यू।